You. That's a spirit. You said very fine. Yes, Okay, I am very fine. thank God. अमन का सिपाही. जी कौन पढ़ने वाला है अमन का सिपाही? I can do it. वो गांधी, Sure. वो इन अहिंसा अहिंसा का का सिपाही. अहिंसा का सिपाही. सिपाही. वो सुलहे सुलहे व अमन की राह राहों का सुल्हो अम राही. अमन का वो राही. सुल्हो अम की राहों का राही. सुलहो अमन की राहों का राही. बुलंद आवाज से हक करता था हर सू. बुलंद आवाज़ें हक करता था हर सू. चमन को बांटता था खुशबू. जा ओके. चमन को बांटता फिरता था खुशबू. ओके. तो ये जो नज्म है ये है गांधी जी के बारे में. ठीक है, तो गांधी जी को महाराज ने जो टाइटल दिया है वो अमन का सिपाही करके दिया है. वो सोल्जर ऑफ पीस है, दुनिया में पीस और अमन और शांति फैलाने का काम करते हैं. सो ये शेर यहाँ से शुरू होता है कि फरमाते हैं वो गांधी, वो अहिंसा का सिपाही, वो गांधी जी वो जो के नॉन वायलेंस के नॉन. जी आवाज आ रही किसी का? शायद माइक खुला हुआ है इसलिए आवाज आ रही है. वो गांधी, वो अहिंसा का सिपाही, वो गांधी जी अहिंसा के सिपाही, नॉन के सिपाही. और जिसे हम उर्दू अदल अहिंसा इस्तेमाल किया गया है कि इससे वो पूरा जो फील है आज़ादी के लिटरेचर का और जो उस पूरी मुहिम का जो नॉस्टैल्जिया है कि मतलब वो उस जमाने में गांधी जी ने यही नारा दिया था और इसी लफ्ज से पूरा वो आई मीन जो नैरेटिव है उसके आसपास घूमता है. तो इसलिए जो है वो उसी लफ्ज का इस्तेमाल किया गया. ठीक है, अदरवाइज उर्दू में इसका जो लफ्ज है वो अदम तशद्दुद है. तशद्दुद यानी वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म, और अदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस. ठीक है, उसी को हम अहिंसा कहते हैं और हिंसा कहते हैं, उसका उल्टा अहिंसा. सो वो अहिंसा के पुजारी, वो सुलह अमन की राहों का राही. और फिलहाल कोई आवाज नहीं आ रही है. वो सुलह अमन की राहों का राही. गांधी जी जो है वो पीस एंड यू नो हार्मनी के रास्तों के राही. ऐसा रास्ता जो पीस एंड हार्मनी का है, गांधी जी उस रास्ते पर चलने वाले उनकी राहों की बुलंद आवाज गांधी जी चारों तरफ जो है वो हक की बात करते थे, राइट यू नो आइडियोलॉजी और राइट पाथ की बात करते थे, सही बात जो थी वो किया करते थे. और हर सू उनका ही काम था, यानी हर हर डायरेक्शन, हर तरफ चमन को बांटता फिरता था खुशबू. और गांधी जी क्या करते थे? आमतौर पर ये तस्वर है कि चमन में खुद ही खुशबू होती है, क्योंकि चमन में फूल होते हैं. ठीक, चमन में पौधे होते हैं, फूल होते हैं, तो वहाँ खुशबू होती है. कहने के गांधी जी वो है जो चमन को बांटता था खुशबू, जो उस चमन को भी खुशबू बांटते थे. उस गुलशन को भी आप
खुशबू बांटते थे। बट यहाँ पर चमन जो है वो सिंबॉलिकली वतन के लिए इस्तेमाल हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए इस्तेमाल हुआ है, और उस महान भारतवर्ष के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वो मुहिम छड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, सो वो है चमन। ठीक है ना, आप देखें और भी अलग अलग जगहों पर आपको चमन का लफ्ज सिंबॉलिकली मिल जाएगा अपने देश के लिए, वतन के लिए। ठीक है, अ, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सो गुलसिता इज अ सिनोनिम ऑफ चमन। चमन और गुलसिता दोनों के सेम मीनिंग है। जैसे हुस्न, नजीबाई, जैसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं सेम मीनिंग के लिए। सो चमन को बांटता फिरता था खुशबू, यानी वतन में और अहले वतन के बीच, देशवासियों के दरमियान आप खुशबू बांटते थे। खुशबू बांटने से क्या मुराद है? यानी लोगों को इज्जत भरी जिंदगी जीने का हौसला देते थे, भाई कैसे हम इसको पा सकते हैं, डिग्निटी के साथ जीने का रास्ता कैसे कह सकता है, कैसे हमारे यहाँ अमन होगा, कैसे पीस होगा, कैसे इसे निजात मिलेगी इन इम्पीरियलिस्टिक एलिमेंट से, कैसे हम छुटकारा पा सकेंगे इन साम्राज्य ताकतों से। तो ये सारा उनका काम था। ठीक है, गोया इस तरह का पैगाम फैलाना ऐसे ही है जैसे खुशबू बांटना। ठीक है, ठीक है अच्छा जी, आगे चलें। जी, मैं पढ़ती हूँ। चलो, वो हक आगाह था, वो हक आगाह था, मर्दे खुदा था, बशर का दोस्त था, दर्दे आशना था। दर्द आशना। वह ठीक, जी दर्द गलत है? दर्द 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 आशना। अच्छा, दर्द दर्द आशना था। वो शहरा में हो, सहरा, सहरा, स्वाद से सहर सहरा। सहरा सहरा में हो या सहने चमन में, गरेबा चाक था इश्के वतन में। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वो हक आगाह था, मर्द खुदा था। गांधी जी थे वो हक आगाह थे, यानी क्या मतलब, वो he was fully aware about truth, about right path, right ideology। उन्हें मालूम था, आगाह होना यानी अवेयर होना। ठीक है ना, आगाही यानी अवेयरनेस। हक आगाह यानी ऐसा इंसान जो सीक्रेट है सही जिंदगी का, जो ट्रुथ है और जो डिवाइन पाथ है लाइफ गुजारने का, उसके बारे में जो जानता हो उसे हक आगाह, हक आशना, इस तरीके के नामों से याद किया जाता है। ठीक है, हक शनास समझाएं। ओके, सो हक आगाह थे वो, मर्द खुदा थे, यानी वो उस रब के खास बंदे थे। ठीक है ना, बशर का दोस्त था, और एक ऐसे इंसान थे जो इंसानों को अ, अ, बहुत अजीज रखते थे, बहुत दोस्त रखते थे, प्रेम करते थे इंसानों से। बशर का दोस्त था, बशर यानी मैनकाइंड। ठीक है ना, जो इंसानों को वो प्यार करते थे, उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। दर्द दर्द आशना था, यानी वो दूसरों के दर्द को समझते थे। दर्द आशना था यानी दूसरों के दर्दों को पहचानते थे, यानी क्या मतलब, दर्द जानते थे कि अभी इस समाज का जहां मैं रह रहा हूँ और इस सोसाइटी का जहां मेरी जिंदगी गुजर रही है, इस देश में क्या एक्चुअल दर्द है समाज का, उसको वो समझते थे। उन्हें दर्द आशना कहा गया है। आशना कहते हैं पहचान वाले को। ठीक है, दर्द आशना जो दर्द को पहचानता हो, जो दर्द को समझता हो, यानी वो ठीक तरीके से डायग्नोस कर पा रहे थे कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम और कहाँ पर क्या मेजर इशू है जिसमें सुधार लाने की जरूरत है और जिसके लिए खड़े होना बहुत जरूरी है। ठीक है, empathetic, be एग्जैक्टली empathetic। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब जब तक इंसान के अंदर ये क्वालिटी ना हो तब तक आदमी किसी एक इंसान की जिंदगी में इनकलाब नहीं ला सकता। एक पूरे देश में इतना बड़ा उलटफेर और चेंज करना बहुत दूर की बात है। जब तक कि इंसान के अंदर दर्द नहीं होगा उसका कि यहाँ पर जरूरत है इस काम को करने की, तभी जाके इससे निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा इस पूरे शिकंजे से, दर्द भरे। उसके पहले इंसान ऐसा कर नहीं सकता। और वो बहरहाल गांधी जी के यहाँ बहुत ज्यादा
ये चीज पाई जाती थी कि उन्होंने बहुत शिद्दत से इसे महसूस किया, और उस जमाने में उनके जो भी साथी थे सबने मिलजुल के एक साथ खड़े होके ये मुहिम चलाई, और बहरहाल देश आजाद हुआ। ठीक है। जी। आगे कहते हैं, वो सहरा में हो या सहने चमन में। अब गांधी जी के बारे में बताते हैं कि वो चाहे जंगलों में हो और चाहे गुलिस्तानों में हो, चाहे वो डिजर्ट्स में हो और चाहे वो आबादी में हो जहाँ फूल भी खिले हैं, पौधे भी हैं, कहीं भी हो वो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो डिजर्ट में है या आबाद इलाके में है, वो खेत खलियान में है या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ कोई जिंदगी के आसार नहीं है। कहीं पर भी हो वो सहरा में हो या सहन चमन में। ठीक है। गरीबा चाक था इश्क वतन में, कहीं भी थे, उन्हें हर वक्त से एक धुन सवार रहती थी कि इस वतन का, इस हमारे देश का कैसे भला होगा, कैसे कल्याण होगा, कैसे इसको आजादी मिलेगी। ठीक है ना। सो कहने का मकसद यह है कि इन एवरी सिचुएशन, जहाँ कहीं भी थे वो, जिन हालतों में भी थे, उन तमाम हालात में उन्हें हर वक्त सिर्फ एक फिक्र सताती थी, वो थी इस मुल्क के इश्क की वजह से इस मुल्क को आजाद कराने की मुहिम और कोशिश। चुनांचे वो हर जगह गरीबां चाक रहते थे। क्या मतलब है गरीबान चाक होना? इज सिंबल ऑफ यू नो दिस के आदमी के जो हालात हैं बहुत नॉर्मल नहीं है। ही इज बैडली स्टक विद समथिंग कहना चाहिए कि अलार्मिंग और ग्रेट कंसर्न। क्या आदमी जो है वो अपने आप को नॉर्मल नहीं रख पा रहा है। होता यह है कि जब पहले जमाने में पर्टिकुलरली इस्लामिक कल्चर और अरब देशों में, गल्फ में, मिडिल ईस्ट में, सब जगहों पर गरीबान चाक करना इस बात की अलामत थी कि बंदे के यहाँ कोई हादसा हो गया है घर में, है ना, किसी की डेथ हो गई है या कुछ ऐसा गड़बड़ चल रहा है जिससे बहुत दुखी है आदमी, तो फिर ऐसे में आदमी अपने शर्ट के बटन यहाँ हलक तक लगाना याद नहीं रहता उसे, फिर उसके उसके बटन खुले रहते हैं। ठीक है ना। उसके बटन, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अभी भी मुहर्रम सुना है आपने? मुहर्रम में एक तारीख होती है 10 मुहर्रम, जिसमें गैजेट वेडिंग होती है ना। यस सर, जी सुना है। जी यस जी। सर। आशूर का दिन जो होता है, जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेलोडी पे होता है, तो मुहर्रम पूरे मंथ का नाम है और वो पूरा चलता है 1 से 1.5 2 महीना तक लगभग। उसमें एक जो तारीख है 10 मुहर्रम वाली, जिसमें छुट्टी होती है, वो आशूर का दिन जो है, उसमें इवन आज भी लगभग 1400 बरस बीत गए हैं, मगर जहाँ कहीं भी इमाम हुसैन के फॉलोअर्स हैं जो आशूरा मनाते हैं, मॉर्निंग आई मीन सेशंस रखते हैं, प्रोग्राम करते हैं उनके लिए, तो वो आशूर के दिन उनके कुर्ते पहने उन्होंने या शर्ट पहने हो, उसके बटन यहाँ तक नहीं लगे होते हैं, ऐसा मना है। आप ऐसा नहीं कर सकते। इवन कॉलर बंद नहीं करते, कॉलर खुला रहता है, खुला रहता है, ये बटन खुले रहते हैं। ये चाक गिरेबानी जो है, ये 2 तरीके से होती है, या तो बटन खुले रखना है, या अगर नहीं भी है तो फिर उसको ऐसा कर देना है कि लगे कि मसला बहुत सा हम है वो किसी चीज में उलझे हुए हैं बुरी तरीके से। ठीक है। इसलिए होता है चाक गिरेबान। तो किसी इंसान को बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ा दुख लगा हुआ हो, तब उस चाक गिरेबानी के का नाम दिया जाता है कि भाई इन्होंने गरीबान चाक कर रखा है। ठीक है। तो हर वक्त गरीबा चाक था उनका कायम इश्क के वतन, देश की मोहब्बत में। जी। एक किसी का बड़ा खूबसूरत शेर है, यार सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। यस सर, मुझे भी कम आ रही है। मैंने मैसेज भी करा है कि आवाज आज कम आ रही है। हाँ थोड़ी कम है। तो जितनी आ रही है उसे भी शुरू कर रहे हैं कि इतनी आ रही है आपको सुनाई दे रही है, वरना फिलहाल आवाजें गुम हो चुकी हैं। अभी आपको आ रही है आवाज? सर, अब तो और भी कम हो गई। और जी कम जी हो जी, गए। आवाजें दबाई जा चुकी हैं, तो उसमें जितनी आ ठीक रही है है। शुक्र है उसका। जी। थैंक यू सर। तो हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुफ्तगू करते, पैगंबर न मैसर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शर आरज़ू करते। तमाम उम्र गरीबा को मैंने चाक किया, तमाम जी। उम्र
गरीबा को मैंने चाक किया, मैंने तमाम उम्र रफू कर रहे रफू करते। थोड़ा सा ये पीछे से खोल दो, ऊपर से। हाँ, बहुत पसीने, बुरा ही हाल हो रहा है। जी ऐसे चल रहा है। आप मुझसे कुछ कह रही हैं? बंद कर दो, फिर देखो चलता है फिर। प्लीज आप माइक माइक ऑफ करके बोले। खराब हो गया। मैं उनका बीना नाम जी नहीं देख पा प्लीज। रहा हूँ जो उनसे कहूँ मैं। सॉरी सॉरी, हाँ, रियली it's सॉरी। okay, it's okay, it's okay, it's okay. सो तमाम उम्र गरीबा को मैंने चाक किया, तमाम उम्र रफू कर रहे रफू रफू करते। कर रहे करते। मेरा ख्याल जी ये है कि ये शायद ख्वाजा हैदर अली आतिश या जगत नारायण चकबस्त चकबस्त की शेर, चकबस्त बहुत बड़े उर्दू के शायर गुजरे, उनकी गजल है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अगर मैं सही, बहुत मशहूर गजल। तमाम उम्र गरीबा को मैंने चाक किया, तमाम उम्र रफू कर रहे रफू करते। क्या बात की, क्या बात। इसमें एक बहुत खूबसूरत शेर उन्होंने कहा है, जिसका इससे तो लेना देना नहीं है, मगर बहुत ही फर्क शेर है गजल का। वो कहते हैं कि पयाम्बर न मैसर हुआ तो खूब हुआ, जबान गैर से क्या शरह आरजू करते। इसका आप अगर मफहूम और इसका मतलब आप फील करें तो आप बहुत कुछ पाएगा। मैसेज पहुंचाने वाला, पैगंबर न मैसर हुआ तो खूब हुआ, जबान गैर से क्या शरह आरजू करते। हम किसी दूसरे कैसे कहते हैं उससे, क्या ख्याल शेर का है गजल के कॉन्टेक्स्ट में। पैगंबर न मैसर हुआ तो खूब हुआ, जबान गैर से क्या शरह, पैगंबर जो मैसेज पहुंचाने वाला है तो थर्ड पार्टी, मैं नहीं चाहता कि मेरी बात कोई पहुंचाए। तो ये बहुत में, और ये हिंदुस्तान में बीए के कोर्स का हिस्सा है, इसको पढ़ाया जाता है। अगर कोई उर्दू में बीए करता है तो उसको पढ़ना पड़ता है, इसको डिफाइन करना होता So your voice is cutting, है। not really. खैर साथियों, तो बात चल रही थी। अब आपकी ना वॉइस भी ब्रेक होने लग गई। आवाज आपकी ब्रेक हो गई, बिल्कुल समझ नहीं। सर ब्रेक भी हो रही है और कम भी है आज, पता नहीं। नहीं, मेरी आवाज भी ब्रेक होके आ रही है, मेरी आवाज जी। ब्रेक हो रही है। जी हाँ, अब अभी हो रही है, पहले ठीक थी। आवाज सही आ रही है या पहले जैसे धीरे आ रही थी वैसी आ रही है? हाँ जी, आवाज सही आ रही है या अभी भी कम आ रही है You आवाज? सर अब आवाज सही है, लेकिन थोड़ी कम आ रही है। हम्म, लेकिन हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं। यार जू थी। मैं तो कुछ बोल रहा No, we can't hear भाई, you. तो आप कुछ समझ जाएंगे। किसी एक शेर में पढ़ूंगा इसे, फिर उसको डिफाइन करूंगा। आवाज नहीं आ रही? अब ठीक है सर। Mhm. नहीं, We No, can't or can? we can't. We cannot. I cannot hear you. It's breaking. तो क्या किया जाए? And your image is gone still. It feels okay. आई थिंक आप वीडियो बंद करके थोड़ा सा प्लेसिंग करेंगे ना तो इट मस्ट बी ओके। जो मेरी वीडियो है उसमें भी प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, बट वो सही है। No, the video थोड़ा is सा gone still. रुक जाती है पिक्चर, बट ऐसा नहीं हो रहा है। सर आप अपना वीडियो ऑफ कर दें लो, तो लो। शायद ऑडियो ठीक हो जाएगी। लो, Hmm. बिल्कुल नहीं, अब तो बंद ही हो गई आवाज। आई थिंक सर लीव हो गए। अच्छा, इमेज भी नहीं है, वॉइस भी नहीं है। कभी कभी इंटरनेट का इशू है, अभी मेरे पास भी इशू है, क्या कर सकते हैं। हम्म,
वो तो सफर करना ही पड़ता है सम टाइम, नॉट या ऑलवेज। बिल्कुल। ये गजल, this sir was saying this गजल, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और जी बुलबुले जी जी मेहता, हम और बुलबुले और गुफ्तगू बुलबुले करते, बेताब गुफ्तगू करते जी। बेताब जी, और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी आगे सर, सुनो। बहुत अच्छी, आ बहुत रही है अच्छी। सर, आ रही है। Now it's oh gone again. ओ, फिर चली गई आवाज। नहीं, now we can see you and we can hear you. सर अब ठीक है, अब ठीक है। ये ना बहुत ब्लर्ड है जो आप भेज रहे हो ना। यस, ब्लर हम्म, है, दिख नहीं रहा। चलो मैं हो बुक से जाएगा पढ़ रही हूँ। ये। Surinder ji, what is the page number on the book? मे बी 37 है, उर्दू वाली Oh, बुक है ना जो। Jada Ainur, right? 30, हाँ Jada नहीं, Ainur. जी जी हाँ नो ज्यादा नो है। नो नो मौजे नो, नूर है, इट इज मोजे, हाँ, मोजे 73 मोजे पेज मोजे मौजे नूर, नंबर। नूर और मोजे ज्यादा नूर है। है। Ah, okay. Then सर I don't have. मौजर, हेलो माना, 73 है गजल, और Uh, पेज नंबर 73 मौजर नूर। okay. Then I don't have the book. मेरे पास जो बुक है उसमें 30। चलो मेरे पास बहुत अच्छा, पुरानी बुक है ना, चलो कोई बात। हाँ Next जी, time I go to India, I buy one. इट इज ओके। 73 पेज नंबर। कहीं Okay. वैसे तो नहीं पढ़ रहे आप 37 करके? हाँ, ओके 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 ओके। 73 है। 73 है, अच्छा। हाँ जी, हाँ मैं जी। मैं मेरे उर्दू की पास तरह, मैं उर्दू की तरह ना उल्टा मैं पढ़ तो रही थी। आप वो मैं समझ गई थी 37 कर रहे हो। थैंक यू थैंक यू। यस। चलो अब मैं रीड करूंगी। सर करूँ मैं रीड? सर की आवाज नहीं आ रही अब। हाँ जी जी, मैं 2 बार ये खुद से लॉग आउट होकर दोबारा लॉग इन हो गया इतनी देर में। आवाज आ रही है? हाँ जी जी, सर। अच्छा, ये जो पेज है ये पेज है जो कि काफी ब्लर था। जो मैंने भेजा हुआ है वही ब्लर था, अभी मैं देख रहा हूँ कि लोड कर रहे हैं तो पूरा ब्लर सर है कि ब्लर मैंने है। भी ध्यान नहीं दिया कि इसको। तो इनफैक्ट अगर किसी के पास मौजे नूर का 24 सर है, बुक है हमारे पास। सर बुक है, बुक का सकते पेज हैं। नंबर 73 है। फिर से रीसेंड कर दीजिए, रीसेंड कर दीजिए आप लोग ये क्लिक करके। नहीं, 74 पढ़ लिया, 75 नंबर। Hmm, सर रीड करूँ मैं? no luck today. यस, नाउ इट्स क्लियर। अब ठीक है, अब ठीक है सर, अब ठीक है। Now, beautiful. गुड, बहुत ही बढ़िया। दवाए हर दिले अंदो गही था। हाँ जी सर, रीड करूँ? अब सर की आवाज नहीं आ रही। ये तो जी हाँ, कोई बात नहीं। आवाज नहीं। आ, आ रही है सर तो अभी। अब ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज। एक बार ऐसा करता हूँ, लॉग इन लॉग करके देखता हूँ शायद। So could you please remove your headphones? Sometimes it happens with the headphones as well. उसमें Try with direct talking हेलो, direct to the computer. आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी, जी आ रही है। मेरी आवाज उससे no. फिर ब्रेक हो गई। Hmm.
साए जमी था। अब बताइए आप लोग, अब कैसा है, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी जी, सर, आ आ रही। रही आ रही। मैं देखता हूँ हेडफोन लगा हाँ के जी, हाँ जी सर। हेडफोन पे कैसा रहेगा। एक मैंने ना मोबाइल पे भी ले लिया इसको, और मोबाइल भी हमारा जो है वो आजादी से पहले का है ना। अब हाँ ठीक जी, है, बताएं आपको। हाँ जी जी, सर, बिल्कुल ठीक है। मच बेटर। ओ, आजादी से पहले हमारा जी। हाँ जी। दवाए हर दिले अंदोगी। दवाए दवाए हर दिले अंदोग ही था, हम्म, तबीबे कौम व ईसाई ईसाए जमी था। हम्म, ईसाई। जनों के दिल की जरबे मुतसिल था, जनों के दिल की जरबे मुतसिल था, अमीरे कारवाने अहले दिल था। हम्म। दवाए हर दिले अंदोही था। अभी ऊपर जो बात कही गई दर्दाशना वाली, लगभग सेम वही बात दूसरे में जा रही। गांधी जी जो है वो हर दुखी दिलों के लिए दवा की, दवाए हर दिले अंदोही था। अंदोह कहते हैं गम को। और जैसे उर्दू में जुल्म और सितम एक साथ बोला जाता है, वैसे ही गमो अंदोह एक साथ बोला जाता है। सो अंदोहनाक यानी बहुत ही दर्दनाक वाकया, ठीक है। सो अंदोहगी का मतलब ये है, ऐसा इंसान जिसका दिल गमों से घिरा हुआ है, ठीक है। दिले अंदोहगी यानी ऐसा दिल कि जिसके अंदर बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे दर्द हैं। उस दिल के लिए गांधी जी क्या थे, बताएं। अम, दवा थे उसके लिए, दवाए दवाए हर दिले दवाए। अंदोहगी था, तबीब हम्म कौम इंसाए जमीन था। और जो नेशन है, जो राष्ट्र है, जो मिल्लत है हिंदुस्तान की, जो अवाम है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिसे कौम है हिंदुस्तान के, ये आप, गांधी जी उसके तबीब थे। तबीब यानी क्या होता है, डॉक्टर। तबीब मसीहा। यानी तबीब यानी डॉक्टर, इसीलिए आपने सुना होगा क्लिनिक को मतब भी कहा जाता है। डॉक्टर का मतब बंद है, यानी इसकी हम्म क्लिनिक बंद है, ठीक है ना। तिब यानी डॉक्टरी, मतब यानी क्लिनिक, तबीब यानी खुद डॉक्टर, ओके। तबीब कौम यानी राष्ट्र के लिए वो क्या थे, मिल्लत के लिए, कौम क्या थे, वो नेशन के लिए तबीब यानी डॉक्टर। वह ईसाए जमी था, और क्या थे, इस धरती पे मसीह की तरह से थे। क्या थे वो, ईसा मसीह की तरह से। अब आप देखें कि किस तरीके से मिस्रों को दो अलग डायरेक्शन में जाने से बचाया जाता है। कहीं ना कहीं उनका कोई रिश्ता होता है, तब जाके बात हुई। पहले मिस्र में लिखा गया है, दवाए हर दिले अंदोही था, गांधी जी हर दुखी दिल की दवा थे। गांधी जी इस नेशन के, इस कौम के लिए डॉक्टर, और इस जमीन पर मसीहा थे। बस जाहिर है ईसा मसीह होने के बस लिए, ईसा मसीह होने के लिए, या अपने जमाने का मसीह होने बस के लिए, हर दर्दनाक दिल की दवा होना जरूरी है। उसके दिल में लोगों के दर्द को समझना, समझने की सकत होना जरूरी है, ठीक है। साथियों आगे कहते हैं, जुनू के दिल की जरबे मुत्तसिल था। ऊपर जाओगे। यानी कि क्या थे, हाँ जी, जुनू के दिल की जरबे मुत्तसिल था। जो ऐसे दिल होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा पैशन था, बहुत ज्यादा पैशन होता है आजादी के लिए लड़ने का, या किसी भी होली कॉज के लिए आगे बढ़ने का, उसके अंदर जो दिल धड़कता है ना, उसको जर्ब कहते हैं। जर्ब हालांकि चोट को कहते हैं, आवाज को कहते हैं जो इस पर पड़ती है, तो उसे कहते हैं जर्ब। जर्ब चोट या मार को कहा जाता है, बट यहाँ पर दिल की जर्ब यानी दिल की धड़कन, जो टिक टिक की आवाज आती है, उसे दिल की जर्ब कहा जा रहा है। मुत्तसिल किसे कहते हैं, मुत्तसिल कहते हैं अनस्टॉपेबल, कांस्टेंट, लगातार, कंटिन्यूअस, जो चीज आवाज आ रही है, दिल की, जर्ब की, दिल की की जो आवाज आ रही है, किस दिल की धड़कने की आवाज है, कौन से दिल की लगातार आवाज, जिसके अंदर जुनून पाया जाता है, जिसके अंदर पैशन पाया जाता है, जो कि बिल्कुल मैड है कुछ पा लेने के लिए, कुछ हासिल कर, कुछ कर गुजरने के लिए दुनिया में,
उस दिल के धड़कन का नाम गांधी है। अमीर कारवान अहले दिल था। और गांधी जी क्या थे? जो लोग दिल वाले लोग, मुर्दा दिलों की बात नहीं हो रही है, जिंदा दिलों की बात। जो लोग अहले दिल हैं, उनका जो कारवान और काफिला है, गांधी जी उसके काफिले के काफिला सालार हैं, लीडर हैं उसके, उस काफिले को रास्ता दिखाने वाले हैं। सो गांधी जी क्या हुए? अमीर कारवान अहले दिल था। तो दिल वाले लोग हैं, उनके कारवान, उनके काफिले को चलाने वाले हैं, उनको लीड करने वाले हैं, अमीर उस काफिले। ठीक है जी। जी। सर मैं पढ़ूं? श्योर। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में से किसी को कोई सवाल तो नहीं है इसमें? क्लियर है सबको? क्लियर है सर। श्योर। पढ़ूं आगे? जी जी, पढ़ें। अहिंसा बैस फतेह फतेह व जफर भी, अहिंसा तेग भी तेग भी थी और सपर भी, फरोगे बज्म नाम व नंग था वो, हरीफे ताकते अफरंग था वो। आगे अहिंसा भी पढ़ो। इस दो शेर पे बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जी हैं हम जी लोग। जी अहिंसा जी जी जी। बाइसे फतहो जफर भी। अहिंसा तो आप जान चुके हैं, आप जानते हैं अहिंसा। बाइस यानी कॉज, बाइस यानी रीजन, बाइस यानी किसी चीज का कारण हो जाना, उसे बाइस के। बे अलिफ ऐन से, अरबिक वर्ड है ये, ठीक है ना? बे अलिफ ऐन से अहिंसा बाइस फतहो जफर भी। नॉन वायलेंस जो है, यही जीत का कारण। अदम तशद्दुद जो है, किसी को न सताना, किसी को बिलावजह परेशान न करना, उसे दुख न पहुंचाना ही कामयाबी की कुंजी है। फतह जफर भी एक साथ इस्तेमाल होता है, दोनों के हमारे कामयाबी ठीक है। ठीक है। तो अहिंसा जो है वो यही कामयाबी का राज है, कामयाबी की वजह है, इसी वजह से कामयाबी हासिल हुई है अहिंसा। और क्या है बताते हैं कि अहिंसा तेग भी थी और सिपर भी। अहिंसा अपने आप में तलवार भी है और सिपर भी। ठीक है। अहिंसा सिफर तलवार भी है, और तलवार से बचने का की जो ढाल होती है हाथ में आदमी की, पहले जमाने में एक ढाल टाइप की लोहे की, इसे ढाल कहते थे, उसी ढाल को सिपर कहा जाता है। ठीक है। लाइक अ तो शील्ड। अहिंसा, जी शील्ड जिसे कहना चाहिए, एग्जैक्ट जी। अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस जो है, वो वही हमारा हथियार भी है, और वही हमारी ऐसी शील्ड है, ऐसा सिपर है कि जिससे हम अगले के हमले से बचने वाले। हमारा बचाव भी हमारा नॉन वायलेंस ही करेगा। बिकॉज दुनिया कहे कि लोग वैसे नहीं है जो किसी को सताते हैं, जुल्म करते हैं। ये बिल्कुल भी वायलेंट किस्म के लोग नहीं हैं। इनके यहाँ वायलेंस पाया नहीं जाता जरा। सो ये जो सिंपैथी है, ये जो पब्लिक ओपिनियन है, ये हमारे फेवर में जाने वाली। सो अहिंसा अपने आप में हमारी लिए एक तलवार भी है, और तलवार से बचने का जरिया भी। जी। ठीक है जी। आगे फरमाते हैं, फरोगे बज़ में नाम और नंग था वो। फरोजे फरोगे बज़ में नाम और नंग था वो, हरीफ ताकत अफरंग। ठीक है। तो ये जो ऐसी बज़में होती हैं जिसमें किसी के बड़े कारनामे की वजह से किसी का बड़ा नाम होता है, किसी का बड़ा नाम होता है। ठीक है। उस तो उसका भी जरिया है आप कौन? गांधी। गांधी जी ऐसे इंसान का नाम है कि अ, अगर किसी के नाम रोग मिलता है, किसी के नाम को बहुत ज्यादा जो है वो चर्चा होती है उसके नाम की, तो उसके पीछे जो इंसान आमतौर पर बड़ा कारनामा करता है, उस बड़े कारनामे करने वालों में सरफहरिस्त नाम किसका है? टॉप पे नाम किसका है? गांधी जी। हम्म। हरीफ ताकत अफरंग था वो। अफरंग से क्या मुराद है यहाँ पर? हरीफ से क्या मतलब है? हरीफ यानी अपोनेंट, हरीफ यानी कंपटीटर, हरीफ यानी मुकाबले पे आ जाना। ठीक है। सो हरीफ ताकत अफरंग था वो। अफरंग से कौन? अफरंग से मुराद है फरंगी। फरंगी कौन लोग थे? आप जानते हैं, इंग्लिश, है ना? ब्रिटिश।
अफरंगी को ब्रिटिश अफरंग कहा गया है। आपको कुछ रेयर मिलेगा आपको इस लफ्ज का इस तरीके से इस्तेमाल, ठीक है, बहुत कम रेयर। फ्रंग या फरंगी ही मिलेगा, अफरंग आपको नहीं मिलेगा। बस यहाँ पर ये अफरंगी अ, लफ्ज इस्तेमाल हो सकता था, जो कुछ रेयर है वो इस्तेमाल किया है। हरीफ ताकत अफरंग था वो। गांधी जी क्या थे कि अंग्रेजों की ताकतों के खिलाफ उनके मुकाबले खड़े हो जाने वाले इंसान। हरीफ थे यानी अपोनेंट, किसकी ताकत Opposite. के खिलाफ? अंग्रेजों की ताकत, Yeah. ठीक है। जी। ये सर ये जो फ्रोगे है ये कामयाब इंसान को भी कहते हैं। प्रो कहते हैं दरअसल प्रमोशन को बढ़ावा देने की चीज को, है जी। हाँ, तो सराफाए मैं पढ़ूं? अच्छा, हाँ जी, आगे चलें तो आपको ये नजर आएगा कि सरापाए मोहब्बत सरापाए मोहब्बत दिल था इसका, उसका। टपकी थी नजर से दिल की सहबा, टपकती थी नजर से दिल की सहबा। खुदी खुदी का खुदा खुद खुदी का खुद जज्बा, जज्बे बेदार। खुदी खुदी का जज्बा बेदार था वो, हम्म, निहत था, निहत निहत था बश बरसरे Cursor. पैकार था वो। बसरे बसरे पैकार था वो। बेकार बेकार था बेकार था वो। सरापाए मोहब्बत दिल था उसका। गांधी जी का दिल था वो। आप इसमें लिए कि फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, सर से पैर तक सरापा इसलिए बोला जाता है, यानी पूरा का पूरा दिल क्या था? वॉज ऑल अबाउट लव कंपैशन। Yeah. जो दिल था वो शुरू से आखिर तक यानी पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत नथिंग एल्स, ठीक है ना। सरापाए मोहब्बत यानी सर से पैर तक मोहब्बत, सर से पैर तक मोहब्बत थी दिल में, यानी क्या मतलब दिल पूरा का पूरा मोहब्बत था उसमें, और कुछ नहीं था, सिर्फ मोहब्बत। टपकती थी नजर से दिल की सहबा, ठीक है ना, और उनकी आंखों से दिल की शराब करती, आंखों से दिल की शराब करती का क्या मतलब? यानी उनकी आंखों में दर्द था उन तमाम इंसानों की जिनके लिए उनके दिल में मोहब्बत थी। यानी सहबा के माने शराब, Mm-hmm. ठीक है। सहबा खुदी सहबा में सहबा माने शराब। शराब, ठीक है ठीक है। हाँ, सहबा शर्त थी या मोहब्बत की पिला दे मुझको, जहर पी लूंगा तेरे हाथ से, सहबा क्या है? समझ में आ रहा है शेर सहबा लफ्ज पढ़ने के बाद? जी सर हाँ जी, बहुत जी सर। मशहूर है। टपकती थी नजर से दिल की सहबा। आगे फरमाते हैं महाराज जी की खुदी का जज्बे बेदार था वो, खुदी का जज्बे बेदार था वो। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो खुददारी होती है, इसका जो एक बहुत ही अवेकन काइंड ऑफ पर्सन होता है, जागरूक किस्म का जो होता है, सेल्फ स्टीम का और सेल्फ और खुददारी का, उस जज्बे का नाम था निहत्था बरसरे पैकार था। और बिना किसी हथियार के वो गोया जंग लड़ रहे थे और मैदान चल रहे थे। बरसरे पैकार होना यानी बीइंग इन ए बैटल फील्ड, जंग के मैदान में होने को बरसरे पैकार होना कहते हैं। क्यों? क्योंकि पैकार के माने जंग, जबकि पैकर के माने जिसमें अलिफ नहीं होता उसके माने बदन। हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको फारसी में पैकर कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जिस्म और बदन जो कुछ भी हम बोलते हैं या फारसी में भी सुनाई देता है, ये सारा का सारा ओरिजिनली अरबिक से आता है, और अभी भी अरबिक वर्ड्स हैं जिस्म और बदन सारे, बट फारसी इसकी पैकर है। बट पैकर और पैकार आप मिक्स न कीजिएगा, पैकर का लफ्ज भी आया है शायरी में कई दफा, यहाँ पैकार है। पैकार का मतलब होता है जंग। बरसर पैकार जंग में होना, निहत्था बरसर पैकार यानी विदाउट एनी वेपन, जंग के मैदान। तो गांधी जी बिना किसी तोप टैंक तलवार चाकू के मैदान जंग
ठीक है। जी। जी पढ़ें। खुद ही से है ना सर? खुशा 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 किस्मत। अच्छा ये नीचे वाला। अच्छा, खुशा की किस्मत की वो रहबर था अपना, हम्म, हम अहले दिल थे, वो दिलबर था अपना। हम्म। खुशा किस्मत की वो रहबर था अपना, हमारे लिए बड़ी किस्मत की बात, लक की बात। खुश नसीब सुना है आपने, वैसे ही खुशा किस्मत होता है। ठीक है। जी। हम्म। सो ये हमारे लिए बड़ी भाग्य की भाग, भाग्यशाली होने वाली बात है। हाँ, मतलब भाग्यशाली हैं हम लोग इस मामले में, खुश नसीब हैं हम लोग इस मामले में कि गांधी जी से हमारा लीडर था, उनके जैसा इंसान हमारा रहबर था, लीडर था। हमारे दिल थे, वो दिलबर था। हम लोग दिल वाले थे और वो हमारे दिलबर थे। ठीक है। दिलबर को अगर आप उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से हटा दें, जो कि यूजुअली रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप इस लफ्ज को समझें तो बहुत ही वास्ट मीनिंग है इसकी, और उस एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कंफाइन करके यूज करने की जरूरत नहीं होती आपको। फारसी का लफ्ज है दिल, जिसे हम भी कहते हैं दिल। बुर्दन एक लफ्ज है फारसी में, रूट वर्ड है, इसके माने है ले जाना। दिलबर यानी दिल को ले जाने वाला इंसान। ये कोई भी इंसान हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, कोई बहुत पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंशियल किस्म का इंसान हो सकता है हमारी जिंदगी में जिसका हमारे दिल पर गहरा असर हो, हम बहुत उससे ज्यादा इंप्रेस हों, क्या आदमी है, बहुत शानदार इंसान, क्या बात है ना। ऐसे तमाम लोग इस आई मीन चीज का सबब बनते हैं कि वो दिल ले जाते हैं भैया हमारा, तो उन्हें हम दिलबर कह सकते हैं। बट मसला दरअसल ये है कि हमारे सारे इस किस्म के लफ्जों के सारे वो जो है वो सब बॉलीवुड के गानों से या थोड़ी बहुत सो कॉल्ड लफ्जों से शुरू होके एक खास कॉन्टेक्स्ट में शुरू होके खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ महाराज जी ने इस लफ्ज को गांधी जी के लिए इस्तेमाल किया है, और आपने कभी भी इस लफ्ज को आमतौर पर जिन रिसोर्सेज से भी सुना होगा, आपने इसे खास कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुना होगा। दिलबर दिलबर क्या, बाकी आप यहाँ पे कहाँ इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज को। हम अहले दिल थे, वो दिलबर था। हम दिल वाले हैं और वो हमारे दिलबर है। ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे अल्फाज हैं, मैंने शायद कभी जिक्र किया भी हो आप लोगों से। देयर इज अ वर्ड दिलरुबा ना, सुना है आपको ने, ये भी गानों और गजलों में इस्तेमाल होता है। फारसी में एक रूट वर्ड है, उसके माने है रुबूदन। एक लफ्ज है रुबूदन। रुबूदन के माने होते हैं टू स्टील समथिंग, चुरा ले किसी चीज को। ठीक है। एक लफ्ज बना, ट्रांसफॉर्म हुआ और फारसी में इस्तेमाल हुआ, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और अभी भी ये लफ्ज मरा नहीं है। बहरहाल इमोशंस को एक्सप्रेस करने का टूल है, और इसकी जरूरत बहरहाल बॉलीवुड में पड़ती है। तो नैरेटिव कुछ भी हो, मगर अभी भी ये लफ्ज किसी वजह से, शायद अपनी वजह से, अपने अट्रैक्शन की वजह से जिंदा है। सो एक लफ्ज बोला जाता है दिलरुबा। तो दिलरुबा को अगर आप उसकी लफ्ज की एटोमोलॉजी और उसको आप एनालाइज करेंगे लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको लगेगा दिल माने दिल, तो हम लोग जानते हैं फारसी लफ्ज है दिल माने हृदय। रुबा आता है रुबुदन से, रुबुदन मीन्स होता है स्टील। दिलरुबा का मतलब होता है वो इंसान जो दिल को चुरा ले गया। अब सवाल ये कि लाजमी तौर पर इस लफ्ज को उसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाए, ऐसा नहीं। आपको कभी कभी उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर भी आपको लफ्ज इस्तेमाल होता है मिल जाएगा। ऐसा कोई भी इंसान हमारे दिल को देता है उसे हम दिलरुबा उर्दू की गजल में बोल दो, जैसे यहाँ दिलबर गांधी जी के लिए इस्तेमाल। अच्छा आगे पढ़े। हाँ जी। चमन में सारी शादाबी उसी से, फरोगे सुबह आजादी उसी से। चमन में सारी शादाबी उसी से, यानी इस वतन में, इस चमन में जितनी भी हरियाली, जितनी भी आपको खुशहाली दिख रही है, ये सब के सब उन्हीं की वजह से है, गांधी जी की वजह से। फरोग सुबह आजादी उसी से। आजादी की जो सुबह हुई थी, और अगर वो आजादी की सुबह आज परवान चढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, फैल रही है, तो उसमें भी जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो गांधी जी को जाता है। चमन में सारी शादाबी, शादाबी किसे कहते हैं? जवान दिखने को, हरा भरा दिखने को। इसीलिए किसी भी चमन को सरसब्ज और शादाब कहा जाता है। एक पूरा फ्रेज है,
सरसब्जो शादाब, इसके लिए बोला जाता है, किसी भी गार्डन के लिए बोला जाता है। तो शादाबी का क्या मतलब हो गया? हरा भरा होना, यानी जवान दिखना है, ठीक है। चमन में सारी शादाबी उसी से, गांधी जी से है चमन में सारी शादाबी, सारा जो आपको हरियाली और जवानी दिखती है देश में, वो सब सब गांधी जी की वजह से। फरोग है सुबह आजादी, उसी से आजादी की सुबह का जो फरोग है, जो इसका फैलाव है, वो सब का सब उसका भी श्रेय और क्रेडिट गांधी जी को जाता है। आगे बढ़े। उसी से है गुलशने जमहूद खंदा, उसी से, उसी से, हाँ। हाँ जी, उसी से जलवे रंगे बहारा। उसी से गुलशन जमहूर खंदा, जमहूर कहते हैं डेमोक्रेटिक होने, ठीक है, पब्लिक। जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी। उसी से गुलशन जमहूर खंदा, यानी उसी से ये पूरा जो डेमोक्रेसी का गुलशन है, ये जो चमन है, ये जो बाग है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, जो जमहूरियत का चमन है, गुलशन है, ये उसी के दम से आज मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। खंदा यानी खुश। हंसता हुआ होना। हम्म। खंदीदन इज अ वर्ब, इज अ रूट वर्ड इन पर्शियन व्हिच मींस टू लाफ, हंसना, हम्म। ठीक है। उन्हीं के दम से ये जो बगीचा है, ये देश है हमारा जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का, या उन्हीं की वजह से मुस्कुरा रहा है। उसी से जलवे रंगे बहारा, उन्हीं के दम से आज हमारे इस चमन में, हमारे इस गुलशन में बहारों के रंग और उसका जज्बा हमें नजर आ रहा है। स्प्रिंग का सा माहौल और उसका रंग अगर आप नजर आ रहा है आपको, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन्हीं के दम से। पसंद की बयार आप नजर आती है देश में, उसकी वजह भी गांधी। जी। उसी के दम से धरती की बहारें, उसी के खून की सारी बहारें। उसी के दम से धरती की बहारें, उसी के खून की साथ, ठीक है ना, इस जमीन पर उन्हीं के दम से जो बहारें आई हुई हैं, और उन्हीं के खून की वजह से ये सारी बहारें हम देख पा रहे हैं। यानी ये वो गुलशन है जिसे, ये वो चमन है, ये वो बाग है जिसे शहीदों ने अपने खून से सींचा है। बजाय पानी देने के, इसमें खून दिया गया है इस मिट्टी में, तब जाके आजादी हासिल हुई है, ठीक है। वही नगमा गरे अमनो अमा है, उसी का नक्शपा हिंदुस्तान है, ठीक अच्छा। है। वही वही इंसान है गांधी जी कि जो पीस एंड हार्मनी का जो मेलोडी है, उसको गाने वाले, उसको दुनिया तक पहुंचाने वाले वही हैं। और उन्हीं के फुटप्रिंट्स का नाम, उन्हीं के पदचिन्हों का नाम हिंदुस्तान है। उन्हीं उसी का नक्शपा, नक्श यानी इम्पैक्ट, पा यानी पैर, हाँ। पाँव का इम्पैक्ट यानी फुटप्रिंट, पदचिन्ह जो होते हैं। सो उन्हीं के उस पदचिन्हों का नाम हिंदुस्तान है। और वही इस दुनिया में पीस एंड हार्मनी के मेलोडी को दुनिया तक पहुंचाने वाली, वही नगमा गरे अमनो अमा है। तो पीस एंड हार्मनी का जो नगमा है, उसको गांधी जी ने ही काम किया है। उन्होंने ही जो इम्पैक्ट छोड़ा है, उस इम्पैक्ट का नाम हिंदुस्तान। वाह। सर यहाँ एक पैकार वर्ड था जिसका मतलब आपने हथियार बताया ना नहीं नहीं, जंग बताया। जी। परसरे जंग। पैकार होना कि जंग में होना, पैकार यानी जंग। अच्छा, जंग। और सर हमने एक दर्शन सिंह महाराज जी की ही शायरी पढ़ी थी, मताए नूर से जो थी कि वो पै करे बहार थे जिधर से जी वो गुजर गए, तो वहां भी एक पै करे वर्ड आया है।
जी मैंने अर्ज किया था इसलिए कि उससे मिक्स मत कीजिएगा, मैंने ये बात भी बताई थी। पैकर जी है जी जिसके माने जिस्म के हैं, और ये लफ्ज पैकार है, इसमें अलिफ है। ये डिफरेंस जी है दोनों में कि पैकर जिसमें अलिफ नहीं होता उसके माने फिजिकल स्ट्रक्चर के हैं, जो प्योर फारसी लफ्ज है। और पैकार जो है वो उसके माने जंग के हैं, जिसमें अलिफ पाया जाता है। इसको दोनों को मिक्सअप नहीं अर्ज किया था अभी, अगर आपको जी जी याद आ जी रहा हो। इसीलिए किया था ताकि आप इसको आराम से appreciate कर पाए। दूसरी बात ये कि साथियों, मैं आई थिंक वेंसडे को था प्रोग्राम, कल्चरल जी प्रोग्राम था, और मैं उसमें ड्यू टू सर्टेन रीजन नहीं आ सका। मेरे मेहमान थे जो सहारनपुर से एम्स है, और उसके बाद उनका मैं करा था। वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं अ, कैसे आए बाहर से आए हुए इंसान के साथ कैसे कहता कि भाई मैं एंगेज। फिर मैंने सडनली उसको कैंसिल किया, उन्हें इन्फॉर्म किया, बट आई मिस्ड कंप्लीटली। आई होप इट वाज अ गुड एंड नाइस इवेंट। यस सर, बहुत अच्छा था। यस सर, बहुत बढ़िया। और वे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप में से बहुत सारे लोगों से वहाँ मुलाकात हो जाती है। यस सर, सुन के ये अच्छा कि लगा शायद, कि आप आने वाले थे। हम लोग से मिलते जरूर हाँ हम आपसे। हाँ, मिल ये नहीं कि पाए। शायद मेरे लिए हार्ड लक था कि मैं नहीं आ पाया, और इसलिए मैंने इस काम को ऐसा। सर एक ये कह रिक्वेस्ट मुझे, थी। जी बता। आई एम सॉरी, हम मैंने आपको काट दिया। नहीं नहीं, आप बोले। नहीं नहीं कुछ। सर मैं ये कह रही थी ना, जो आप कंटेंट देते हैं वो फ्राइडे को आता है, उसको पहले मिल सकता है हमें? क्योंकि फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे मॉर्निंग बहुत कम टाइम होता है इतने गजल को समझने के लिए, रीड करने के लिए। तो पहले मिल सकता है हमें? बिल्कुल मिल सकता है। मैं समझता था कि शायद का यूजेज तो क्लास नहीं है, तो अगर मुझे रिमाइंड भी करा देते थे तो शायद मैं खुद सोचते अच्छा ठीक है अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। तो उसमें कई दफा थर्सडे हो जाता है, तो हमसे भेजना है, और शायद एक्चुअली मैंने खुद भी शायद थर्सडे को भेजा था, याद नहीं आ या रहा। दिस वाज तो ऑन ऐसा हो सकता थर्सडे। है। सो कोर्स हमें ना अगर ये एंगल फ्राइडे है को तो फिर मिलता है। हाँ, अच्छा। तो तो बहुत खैर, कम टाइम मिलता है उसको रीड करने के लिए, फिर उतना आसान नहीं होता है कि हम इतने जल्दी ग्रैब कर पाए। हम्म, वो तो थैंक है हमारे कोऑर्डिनेटर्स को कि वो रिमाइंड कर देते हैं बीच में हमें। और वो जैसे रिमाइंड करते हैं तब से फिर वो रहता है कि चलो भाई ये करना है, बैठ के करना है इसको। सो अगर वो और पहले रिमाइंड करेंगे तो होपफुली मैं शायद और पहले कर पाऊँ। हालांकि वो बेचारे मुझे ख्याल में खुद से उनका मैसेज आ जाता है। यूजुअली कभी जुगात भी आता है, थर्सडे को आता है, बट खुद तक आ जाता है मैसेज यूजुअली, तो मैं भेज देता हूँ। और मैंने इस एंगल से नहीं सोचा था कि अगर पहले आएगा तो आपको थोड़ा और इजी रहे, तो मैं हाँ कोशिश सर, करता हूँ फिर ना टाइम मिलता है एकदम, शॉर्ट टाइम रहने से मुश्किल हो जाता है थोड़ा। कि बिल्कुल आपकी बात वैलिड है, हम इसका। सर मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। जी बताएं। सर वो जो बुक है ना सर, मताए नूर, अभी वो शायद सर बंद हो गई सर। उसमें बहुत सारी मेरी फेवरेट गजल्स हैं जो अभी सर आपने पढ़ाई नहीं है, और सर मेरा बहुत मन करता है उनको समझने का। सर तो वो स्टार्ट होगी बुक? इस तकरीबन सभी बुक्स में से कुछ कुछ सिलेक्टेड गजलें हैं, और पूरा प्रिस्क्राइब्ड है पूरा सिलेबस जो है। अगर आप देखें सिलेबस को, सो इंशाल्लाह सारी सारी किताबों का नंबर आएगा बिल्कुल। और जो चीज़ें जैसे डिज़ाइन शुदा हैं, हम कोशिश करें उसे वैसे ही रखें, और उस तरह से चलें तो बहुत बेहतर है। वरना फिर होगा ये कि आप सब की राय मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बट ठीक है, तो ये जो क्लास है ये फरमाइशी प्रोग्राम ना हो जाए, इसलिए हम लोग एज पर सिलेबस चलें तो अच्छा रहेगा, ओके। है ना। ओके, थैंक यू सर। सर मौजे नूर की जो गजलें हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट हैं कंपैरेटिवली मताए नूर। एक्चुअली हमने कई बार उसे सुना है ना, इसीलिए माइंड में थोड़ा सा या इजी हो या जाता है। और ये कैसे, अब हमने पैकार वर्ड नहीं सुना, वो पैकरे वर्ड सुने हैं पैकरे इतनी बार कि पैकरे आज कोई और इधर बात नहीं, वो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, पैक आपने उसे समझना हो, एकदम उसमें कोई इशू नहीं। मुझे तो एकदम ये है मज कि इत्तेफाक से बात बताई थी ये वाली खुद ही, इसीलिए कि ये वाली जहमत ना हो, क्योंकि
ये कि जहाँ कहीं भी आपको लगता है आप एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हैं, आपका हक है, उसमें कोई issue नहीं, ठीक है ना। रहेगी बात कि कोई एक किताब आई मीन टफ है, या आई मीन उसमें कुछ ज्यादा सख्त गजलें हैं, या ऐसा कुछ मसला है, तो अ, शायद मैं उतनी इंटेंसिटी से उस चीज को फील नहीं कर पाता कि इस वाली किताब की गजलें टफ है, इसकी आसान है। सो आई डोंट नो इट इज वेदर इट इज मेरिट और सर हमारी